फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे एक है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत में देखें तो सौर यानी नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज सोलर में देखें तो अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनमें से कौन से हैं? भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स, समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स, या क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकार सिलिकॉन से परावर्तित होकर बना हो, या प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल सिलिकॉन। तो देखिए अर्धचालक के रूप में जो फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः जो प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइट पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल होते हैं। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए, सौर ऊर्जा का जो भंडारण होता है उसके लिए सोलर पॉन्ड्स के पीछे की मुख्य अवधारणा क्या है? तालाब में सतह से जल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना, तालाब में बालू का पाया जाना, तालाब में सोलर सेल का पाया जाना, या तालाब की एक समान लवणता। तो यहाँ पे देखिए एक सोलर पॉन्ड खारे पानी का मानव निर्मित पूल है। एक सोलर जो पॉन्ड होता है वो खारे पानी का मानव निर्मित पूल है जो उष्मा और बिजली का एक सतत स्रोत प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को एकत्रित और संग्रहित करता है। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड की मुख्य अवधारणा तालाब में सतह से जल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना है। इसका उपयोग हीटिंग, पानी के विलवणीकरण, प्रशीतन, सुखाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। व्हाट इज गैसोहॉल? गैसोहॉल क्या है? पराली यानी स्टबल के विघटन के लिए एक प्रकार का रसायन। अपशिष्ट जल के रासायनिक उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का रसायन। फैक्ट्री में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण। गैसोलीन और एथेनॉल का सम्मिश्रण। तो वर्तमान समय में कुछ एथेनॉल ईंधन मिश्रणों का पूरी दुनिया में ईंधन के रूप में विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग होता है। उन एथेनॉल मिश्रणों में से एक गैसोहॉल है जिसमें 90% गैसोलीन और 10% एथेनॉल का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजनों में ईंधन हेतु किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है सौर समतल प्लेट संग्राहक ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। दूसरा, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट से इंफ्रारेड विकिरण निकलता है। तो दोनों में से यदि देखें तो सही कौन सा है? सौर समतल प्लेट संग्राहक ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। दूसरा, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट से इंफ्रारेड विकिरण निकलता है। सोलर वाटर स्टिल क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल भरण के लिए यंत्र। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवण युक्त जल को पेयजल में परिणत करने का यंत्र। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पानी को गर्म करने के लिए प्रयुक्त यंत्र, या ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली पैदा करने के लिए। तो देखिए सोलर वाटर स्टिल इनमें से क्या होता है? ये होता है सोलर वाटर स्टिल। ये सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवण युक्त जल को, जो लवण युक्त यानी नमकीन जो जल होता है उसको पेयजल में परिवर्तित करने का यंत्र होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पानी को गर्म करने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए, तो यही है सोलर वाटर स्टिल वो उपकरण है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा की मदद से अशुद्ध पानी से पीने योग्य पानी के लिए किया जाता है। प्राकृतिक वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जिसके द्वारा नमक से लेकर सूक्ष्म विद्युत तक कई अशुद्धियों को पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी से प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है? ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित स्रोत माना जाता है? तो वो है सौर। ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए सौर ऊर्जा स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध यानी नेट उत्सर्जन नहीं होता। तो दोनों में से देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर डिपेंड करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ज्वार तथा जल और बायोमास ऊर्जा आती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध नेट उत्सर्जन नहीं होता, परंतु कुछ विषयों में जैसे विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का रूप नहीं है? तो कौन सा इसमें से जो स्रोत है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का रूप नहीं है? तो यह है कोयला यानी कोयला। कोयला सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। सूर्य सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, भूतापीय संसाधनों और जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार अंतर्निहित प्राप्त होती रहती है।
वर्तमान में जून यानी भारत की कुल संस्थापित, तो ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, 2020 का है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करता है, यानी जो सोलर पॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सोलर एनर्जी को, है ना, फॉर्म ऑफ द हीट। दूसरा है कि सौर तालाब में निश्चित प्रवणता में लवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। तो दोनों में से देखें तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सौर तालाब एक खारे पानी का भंडार है जो सौर ऊर्जा का भंडारण ताप के रूप में करता है। भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, बायोमास ऊर्जा, जियोथर्मल। तो इनमें हम क्रमशः देखें तो भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण का योगदान है। भू ऊष्मा ऊर्जा की भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं, किंतु इसके दोहन के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक का अभाव है जो कम लागत पर यह ऊर्जा सुलभ करा सके। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम की पहचान करी है। मीथेन, प्राकृतिक वसा और तेल, शुष्क काष्ठ, हरित काष्ठ। तो ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में आरोही क्रम निम्न है: हरित काष्ठ, शुष्क काष्ठ, प्राकृतिक वसा और तेल, मीथेन। नीचे कथन दिए गए हैं। पहला है कि उपयुक्त विकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके डिजाइन प्रचालों पर निर्भर करती है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है? ए गलत है, आर सही है। बेस के नियम के अनुसार उपयुक्त विकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की अधिकतम 59.3% कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जाती है। समानता पवन चक्की 30 से 45% कार्यकुशलता पर प्रचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है इनमें से? तो वो है लवण। प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधनों में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरणीय करने की क्षमता रखते हैं नवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे वे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव विविधता। कुछ नवीकरणीय संसाधन असावधानी पूर्वक प्रयोग करने के कारण नष्ट हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये बहुत समय में बनता है, उनको उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लगते हैं। 2019 का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 30 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में जो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितना टारगेट रखा है? तो 30%। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का लक्ष्य 40% रखा है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा बड़ा उत्सर्जक है। वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जिसे 30 तक बढ़ाकर 40 करने का टारगेट है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारण लक्ष्य है। तो ये निर्धारित लक्ष्य कौन सा है? तो ये देखें 100 गीगावाट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 22 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य 100 गीगावाट है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें सोलर पैनल सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट के ऊर्जा उत्पादन का टारगेट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित है। जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन है ISA से की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसंबर 17 में लागू हुआ। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थापन NISC स्थित है। यह है ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि जिसका मुख्यालय भारत में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 121 से अधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाले देशों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। इसके अलावा नवीनतम जानकारी के आधार पर अब तक इससे 76 देश जुड़ चुके हैं। सूर्य से उद्भूत ऊर्जा का कितना परसेंटेज अंतरिक्ष में पुनः जो है विकिरित होता है? तो कितना होता है? 30%। सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्यताप तथा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकिरित की गई सूर्यताप के लेखे जोखे को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। सूर्यताप की 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है? तो इसमें कौन सा रखता है? सौर ऊर्जा।
सोलर एनर्जी उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय देशों में वर्ष के अधिकांश महीनों में सूर्य प्रकाश उपलब्ध रहता था। ऐसे देशों में जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में महाराष्ट्र स्थित शिरडी साईं बाबा धाम में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, जिसमें प्रतिदिन कई हजार लोगों को भोजन बनता है। भारत में प्रतिवर्ष औसत विकिरण प्राप्त होता है कितना? तो भारत में प्रतिवर्ष प्राप्त औसत सौर विकिरण पर डे का कितना है? तो ये है 20 mJ। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसमें देखिए ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी हल्के हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। यह मुख्य रूप से ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। एलपीजी की रिसाव की पहचान के लिए यह मरकेप्टेन, इसमें मरकेप्टेन मिला लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए विंड से क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अगर देखिए व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा होती है, उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। दूसरा, पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। अब यहाँ पे देखें उपरोक्त कथनों में तो व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर हवा की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा होती है, उन स्थानों को पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि के नियम के अनुसार पवन को कम से कम 10 मीटर ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस ऊंचाई पर पवन चक्की के टरबाइन को चलाने के लिए पर्याप्त बल प्राप्त होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों को पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। दूसरा, पवन ऊर्जा उत्पादन में समुद्री जल का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोनों में से देखिए सही कथन। अभिकथन है समुद्र तटीय क्षेत्रों को पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण पवन ऊर्जा उत्पादन में समुद्री जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है भी सत्य है, यानी दोनों ही सत्य हैं। MNRE की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना है? गुजरात। तो हाँ, गुजरात में है। इसके बाद जो है ये क्रम से दिया गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, अन्य। MNRE के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता प्रतिष्ठापित है? तो अधिकतम इसमें किसमें है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यदि पवन की गति 4.0 मीटर से बढ़कर 5 हो जाती है तो एक आदर्श पवन चक्की से प्राप्त होने वाले विद्युत उत्पादन में लगभग कितने के गुणक से वृद्धि होगी? तो ये दिया है 2 से। भू स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। अगर हम भूमि के स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा स्थापित करते हैं तो हमें सही अवरोही क्रम को पहचानना है। यहाँ पे आरोही नहीं, अवरोही। तो देखिए यहाँ पे क्रम से अगर देखें तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज कितनी होती है? तो क्रमशः अगर देखें तो वर्ष 19 के सुधार के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज 63 से 88। पवन फॉर्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष अथवा हिस्से अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतत होती है और देखिए पवन फॉर्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों एवं समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। इन सुदूर स्थानों पर पवन गति असतत होती है। पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान करनी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्रमशः हमें ये इसमें देखना है, तो इसका उत्तर ही नहीं दिया है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के घूर्णक यानी रोटर का आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन सा है? प्रोपेलर रोटर। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोपेलर रोटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह अन्य की अपेक्षा सस्ता भी होता है। निम्नलिखित देशों को उनकी पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में यहाँ पे लगाना है। चीन, भारत, USA, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे देखिए पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता स्थिति के अनुसार क्रम में देखें तो देशों की स्थिति पहले फ्रांस, भारत, जर्मनी, USA, चीन। पवन ऊर्जा पवन के वेग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि पवन शक्ति निम्नलिखित में से किस एक के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है? तो यहाँ पे अगर देखें तो पवन वेग का घन दिया है। पवन शक्ति अत्यधिक शक्ति गुणांक, पवन घनत्व, पवन वेग स्थिरांक अर्थात पवन शक्ति पवन का वेग के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। ईंधन प्रकोष्ठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत करंट उत्पन्न करने के लिए विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रयोग करती है। इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से एक दूसरे से विलग होते हैं। बैटरी की तरह इसको भी विद्युत करंट से चार्ज किए जाने की ज़रूरत है। तो ईंधन प्रकोष्ठ क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो ईंधन
कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है उसे ईंधन सेल या प्रकोष्ठ कहते हैं। ईंधन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने का मुख्य कारण रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह युक्ति अणुओं के बंधों में संचित ऊर्जा, जिसे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन प्रकोष्ठ में उपस्थित एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग करती है और जब इसमें अभिक्रिया पूर्ण होती है तो सेल से उत्पाद के रूप में जल H2O उष्मा और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चूंकि ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित रहती है इसलिए केवल हाइड्रोजन गैस देने की आवश्यकता होती है। H2O2 सेल में कार्बन या टाइटेनियम की 2 छड़ काम में ली जाती है जिसे रंध्र, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या टारगेट रखा है? तो 40 गीगावाट का। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ये किसका? वायु का। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वायु का उपयोग उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक में कन्वर्ट होती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से अब शुरू होगा हाइड्रो। तो यहाँ से हम हाइड्रो से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।